राजनीति किस ओर जा रही है, क्या लगा है? बहुत गंभीर मैं बात बताऊं जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है जी। जिस दिन लोकसभा के चुनाव खत्म हुए उसके बाद विधानसभा की तैयारी शुरू होगी लोगों की। जी। विधानसभा के चुनाव खत्म हुए, अप्रत्याशित परिणाम आज जिसकी बहुत कम लोगों को उम्मीदें थी। केंद्र में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में भी उस समय तक तो बीजेपी की थी, विधानसभा चुनाव जब चल रहे थे, उसके बावजूद बीजेपी के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में जा रहे थे। वो केवल इसलिए जा रहे थे सरकार कि उनको लग रहा था भाई हमारे लिए तो आनी नहीं, और इतने बीजेपी मौज ले ली बागे कांग्रेस, 2 दाने कांग्रेस में मिल जाएंगे इतने। लेकिन वो हो गया उल्टा सारा सिस्टम। और उल्टा इसलिए हो गया कि कांग्रेस के बड़े नेता ओवर कॉन्फिडेंस में रही, गलत लोगों मतलब टिकट वितरण में उन्होंने जो है गड़बड़ें की। अगर सही टिकटें बांटते, या अंदरूनी खाते में भाजपा के साथ सेटिंग, देखो सेटिंग है ना है वो तो या तो वो नेता बताएं या बीजेपी वाले बताएं, लेकिन चर्चा पूरे हरियाणा में है, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके। हर बच्चा यहाँ तक कि खुद कांग्रेस पार्टी के नेता तक भी कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए भी जो है कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, ये बात कहने लगे थे। हाँ बोल रहे हैं सरेआम। और यहाँ तक हालात हैं, मेरे पास खुद किलोई हल्के से भी लोगों में फ़ोन आ रहे हैं, भाई हमारी जो उम्मीद थी वो सब टूट गई, अब आगे पता नहीं बोला आगे क्या होगा क्या नहीं। और मैं उन्हें एक बात कहता हूँ भाई जो इतनी आंधी में नहीं जीत पाया कांग्रेस की टिकट, फिर वो नहीं जीत सकता, वो तो फिर कभी भी कौन जीते भाई। इस बार तो ऐसी आंधी क्या मतलब सुनामी, सब सौदा तूफान, सब सिस्टम आ रहा था। ये मामला उसी दिन सेट हो गया था जब लोकसभा में 5-5 सीट आ गई थी। जिस दिन 5-5 आ गई थी उसके बाद तो आंधी आ गई थी, और उसके बाद तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपनी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से मिलना बंद कर दिया था। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की उम्र भी हो रही है, आगे आ गए तो वो तो एक्टिव राजनीति में शायद ना भी आ पाए। दीपेंद्र साहब अकेले रह गए देखो, और उधर से दुष्यंत है, वो भी 5 साल तो हैं उसके, 4 साल अब रह गए उनके पास। तेज तर्रार नेता दुष्यंत चौटाला भी हैं, अभय सिंह जी भी अब तो कहीं ना कहीं एक्टिव दिखाई दे ही रहे हैं। अगर उधर से इनेलो और जेजेपी के आपको क्या लगा इकट्ठे होने के आसार हैं 4 साल तक या नहीं है? देखो अभी तो कोई उम्मीद है नहीं, और उम्मीद इसलिए नहीं है कि दोनों ही तरफ से जिस ढंग की बयानबाजी चल रही है, नेगेटिव ही चल रही है, उससे ये निश्चित है कि दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। पोलाइटनेस तो नहीं है। जब सब कुछ राजनीति में बर्बाद हो जाएगा ना जी, तब वो इकट्ठे होंगे। महाराष्ट्र का उदाहरण देख लिया, अभी बिल्कुल ताजा है जी, कि बाल ठाकरे के जो राजनीति को आगे कौन बढ़ाएगा, उद्धव और राज ठाकरे जी, जो एक दूसरे के खिलाफ इतना जहर उगल रहे थे और एक मंच पर आ गए, अब एक मंच पे आ गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि सब कुछ लूट पिट लिया। उत्तर प्रदेश में देखो आप भाई किस ढंग से बनी बनाई सरकार जो बन जाती, वो अखिलेश और जो उसके चाचा शिवपाल दोनों अलग अलग हुए, और उसके बाद क्या हालात बनी, फिर दोनों ने इकट्ठा आना पड़ गया। जो हरियाणा में हालात थे ना 2019 में, हरियाणा में ये हालात थे कि लोग इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ देख रहे थे। अगर ये अलग अलग ना होते, अलग अलग होने के बाद दोनों 11 सीट आ गई, और अगर ये इकट्ठे होते तो कम से कम 20-25 तो लेते, और 20-25 ले लेते तो सरकार बना लेते। भाई इनेलो और जेजेपी हो, उनका तो मामला केवल 10+ का है। 10+ अगर सीटें कौन से ही आएगी वो राज में हिस्सेदार हो जाएगा। इस बार भी 10 आ जाती है बेसिंग की, तो है बेसिंग भी हिस्सेदार हो जाता। अगर आखिर तक दोनों एक हो जाए तो क्या वो दीपेंद्र से हैवी पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? देखो मेरा एक बिल्कुल स्पष्ट मानना ये है कि भले ही कांग्रेस में कोई हालात बन जाए, जब तक हुड्डा परिवार कांग्रेस में है, कांग्रेस के बाकी सारे नेता तो 50 पैसे में, और हुड्डा परिवार 1,50,000 पैसे में रहेगा, उससे ज्यादा बेशक रहेगा। क्यों? उसका कारण ये है कि आज भी जिन 89 आदमियों को टिकट दी थी ना हुड्डा कांग्रेस ने, उनमें से 75 के आसपास आज भी हुड्डा के साथ, हुड्डा साहब के साथ है। और जो हुड्डा साहब के साथ हैं उनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो खर्चा लगाने वाले हैं, चक्कर में जिता दिया। अच्छा, आपके हिसार में जी मामला चला हुआ है, एक लड़का एक्सपायर हो गया, पुलिस के साथ झड़प होगी, उस मामले का निष्कर्ष आपने क्या निकाला? कौन सही कौन गलत है, उसका लास्ट में क्या हुआ, वो क्या आपको लगा? देखो पहली बात तो ये है कि कहीं भी समाज में या किसी भी वर्ग में कोई भी जिसका देहांत हो वो बड़ी दुखदाई घटना होती है। दूसरी बात, जिस ढंग से ये सारा एपिसोड हुआ और उसके बाद बहुत लंबा धरना चला हिसार के सिविल हॉस्पिटल में जी, और उस धरने में जो पंजाब से भी जिनका लड़का गुजरा जी, वाल्मीकि समाज का जी, वो ये कह रहे भाई पुलिस की वजह से हमारा लड़का गुजरा है।
जबकि जो पुलिस के हिसार रेंज के सबसे बड़े अधिकारी हैं वो अलग बयान दे रहे हैं। ठीक है, इसी मर्तबा बड़ी राजनीति भी हुई जिसके बारे में खुद जो है वाल्मीकि समाज के लोग भी बोल रहे हैं। कई आदमी तो बिल्कुल सोशल मीडिया पर खुल के भी बोल रहे हैं, दूसरे समाजों के लोग भी बोल रहे हैं। लेकिन मैं सबसे जो पंजाब से भी, हाँ मैं उसी पर आ रहा हूँ। दो चीजें मैं इसमें मेन फोकस पे देख रहा हूँ। एक चीज तो ये है कि कृष्ण बेदी जो प्रदेश के हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री, मेरा ये मानना है कि प्रदेश के जो 13 के 13 मंत्री, उनमें इकलौते कृष्ण बेदी एक ऐसा चेहरा बन गए हैं जिन्होंने अपने समाज में, जिस समाज से आते हैं वाल्मीकि समाज में, उसके वो सबसे बड़े नेता बन गए। इसमें कोई दो राय, क्योंकि वो जो बात कहते हैं उसको समाज मानने लगा है। डीएससी बड़ा नेता तभी बनता है जब समाज जैसा वो नेता बोलता है वैसा माने। ठीक है, किसी से नहीं मामला सुलझ रहा था, ठीक है, बहुत लंबा हो गया था, ठीक है, और लगातार जो है डेड बॉडी भी वहीं रखी हुई थी। जी। तो उस लिहाज से राजनीति भी घुस गई थी पूरी तरह से, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों के नेता भी आ रहे थे और नेताओं का काम ही राजनीति करना, सीधी बात है। तो एक एंगल तो उसमें ये है कि कृष्ण बेदी ने जिस ढंग से अपने वाल्मीकि समाज के लोगों को समझाया, उनकी मांगों को मनवाने का काम किया, मुख्यमंत्री पर भी दबाव बनाया उन्होंने कहीं ना कहीं, उससे ये है कि एक तो वो अपने समाज की शुद्ध बुद्ध ले रहे, जबकि बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो अपने समाज की तरफ ही नहीं देख रहे बस। अच्छा, अब बात करें एक सवाल जो सेंटर लेवल का है, अध्यक्ष कौन? देखो, जिस ढंग से बीजेपी में पिछले लगभग 6 महीने से मामला चल रहा है जी, एक नेता के पास खींचतान हो रही है संघ में और भाजपा नहीं, बिल्कुल खींचतान हो रही है, इसीलिए तो अध्यक्ष नहीं बन पा रहा। नहीं तो आप एक चीज देखो, जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हुए तो बहुत लंबा समय बीत गया, ठीक बात है, ठीक है। उसके बाद अगर जिस दिन जेपी नड्डा कार्यकाल खत्म होया था ना, उसके बाद अध्यक्ष बनाते तो उसका कार्यकाल भी खत्म होने के नजदीक लग जाता, ठीक है। नहीं बना रही, और ये वो बीजेपी नहीं बना रही जो ये कहती कि एक व्यक्ति एक पद। जेपी नड्डा केंद्र में मंत्री भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, कौन से पद से इस्तीफा नहीं दे रहे अगला। बड़ी बात तो ये है ना, वो नड्डा साहब भी इस्तीफा नहीं दे रहे, वो भी दोनों जगह मौज ले रहे हैं। फिर बीजेपी में हो क्या रहा है, संघ चाह रहा है कि अपनी मनपसंद का हो कोई, संघ का हो कोई। मोदी साहब किसी भी हालात में कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहे, वो सोच रहे हैं मेरा एक उनको। और एक तीसरा धड़ा और है जिसको मोदी अमित शाह की जोड़ी ने खुडे लाइन लगा रखे है, जिसमें संजय जोशी जिसको लीड कर रही है। जी, संजय जोशी जी, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि भाई हमारा बने, हमारा सूत आ जाए। अच्छा, ये क्यों हो रही है इतनी उठापटक, वो भी एक कारण बताऊं आपको। ये उठापटक इसलिए हो रही है कि अभी 2027 में जो बड़े राज्य हैं उनमें बड़े चुनाव है, ठीक है, बड़े चुनाव, यूपी वगैरह, यूपी, गुजरात जी। उसके बाद 29 में लोकसभा का चुनाव भी होना है। अब जो अध्यक्ष बनेगा वो 29 के चुनाव तक रहेगा, टिकट भी बांटने में उसका अहम रोल रहेगा। तो अब बड़ा जिसको भी बना जाएगा वो बहुत सोच समझ के पार्टी बना रही है। अच्छा, जो कौन बनेगा, नाम तो बहुत हैं, कई लोगों के नाम चल रहे हैं, लेकिन मैं जो बड़ी बारीकी से एक चीज देख रहा हूं, पिछले लगभग 6 महीने से जी, हरियाणा से आने वाले जो करनाल के सांसद हैं और 2 बार के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास पर लगातार बड़े बड़े बीजेपी के नेता आ रहे हैं। कोई केंद्रीय मंत्री उनसे मुलाकात कर रहा है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहा है, कोई एमपी कर रहा है, कोई प्रदेश अध्यक्ष तो खट्टर साहब के अपने चांस लगे, खट्टर साहब के सबसे ज्यादा चांस है। अगर हरियाणा के अध्यक्ष की बात करें, क्या बडोली साहब रहेंगे? देखो, बडोली साहब के पीछे एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा मामला एक जिन की तरह है, जब भी उनका नाम आता है वो बाहर निकल आता है, ठीक है। ऐसा गंभीर मामला, शोषण वाला मामला, बिल्कुल, जो उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, जब भी उनका नाम यूं लगता है ना भाई अब डिक्लेयर होगा, उनका नाम, वो तुरंत फिर आ जाता है मामला, ठीक है। और अगर उनको बनाना होता, मेरा जो मानना है, तो जिस दिन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोरम पूरा करने के लिए 9 प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा बीजेपी ने की, उस दिन तो ये उम्मीद थी कि आज बडोली साहब डिक्लेयर होंगे। तो उस दिन तो ये लग रहा था कि भाई आज हो जाएंगे, लेकिन उस दिन वो हुए नहीं। उसके बाद फिर वो मामला खटाई में दिखा। फिर ऐसी सूचनाएं मिली कि जो है एक बार फिर से सहमति होगी बडोली साहब पर, सीएम साहब अड़ रहे हैं, जो सूचनाएं मिल रही थी। लेकिन अब फिर वो मामला फिर आ गया।
जैसे ही यूं लगे भाई आज कागज आओगा बड़ौली साहब का, उससे बिना पहले दूसरा कागज आ जाए। दूसरा मामला आ जाए, तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि बड़ौली साहब को नहीं बनाएंगे। अगर 3 नाम लेने पड़े, चाहे वो बिरादरी के हिसाब से हैं, चाहे वो आपको सर्वसम्मति के हिसाब से हैं, 3 नाम ऐसे कौन, अगर बड़ौली नहीं तो कौन 3 आदमी? देखो मेरे को ये लग रहा है कि अगर बड़ौली नहीं तो सबसे पहला नाम तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जेपी दलाल हो सकता है। ठीक है। जयप्रकाश दलाल जो पूर्व मंत्री हैं, मनोहर लाल खट्टर का उनको आशीर्वाद है। और मेरे ख्याल हरने के बाद उसको अध्यक्ष बना ही रहे हैं। हाँ, बड़ा चाहे वो बड़ाला साहब हो, चाहे धनखड़ साहब हो, या बना भी दे। बड़ौली साहब हो। वो दरअसल असली कहानी ये होती है, जो आदमी हार जाता ना चुनाव, फिर वो करेगा क्या, वो 2 चीजों पर निगाह रखता है, भैया तो कड़े राज्यसभा वाली बात बन जाए, ठीक है, या पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष की बात बन जाए। प्रदेश अध्यक्ष की अब वो चेयरमैन बनेंगे नहीं, अब जो मंत्री रह लिया जी। वो चेयरमैन कैसे बने। लेकिन इसमें भी एक मैं बहुत रोचक बात बताता हूँ जी, जिसका बेराय गुणों का लोगन, या बीजेपी ऐसी है, ये मुख्यमंत्री को तो मंत्री बना देते हैं, जो आदमी मुख्यमंत्री रहा है, मुख्यमंत्री रहे आदमी को ही उप मुख्यमंत्री भी बना देते हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री था, उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया इन्होंने। बाबूलाल गौड़ मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उसको फिर मंत्री बना दिया इन्होंने। और इससे भी रोचक बात बता देता हूं आपने, एक गुजरात का एक कैबिनेट मंत्री था इसी समय, उसको इन्होंने जो अपने यहाँ नगर निगम है ना जी, नगर निगम का महापौर का चुनाव लड़वा दिया, मेयर का, केंद्र में जो आदमी मंत्री रहे हो। कितना बड़ा खिलवाड़ होया होगा। मतलब अंदाजा लगाओ कि भाई हो क्या रहा है। अब कोई आदमी एमपी है, अब ये बाबा बालकनाथ एमपी था, इसको एमएलए का लड़ा दिया। राजनीतिक आदमी चाहता तो ये है कि मैं पहले एमएलए बनूं, एमएलए से एमपी बनूं, एमपी से फिर केंद्र में मंत्री बनूं, अपने आप को वो चाहता था प्रमोशन, और ये अपने निजन करते हैं, तो इनका कोई कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, आपने एक जेपी दलाल का नाम लिया, दूसरा नंबर 1 जेपी दलाल मैं मान रहा हूँ, नंबर 2 पे कैप्टन अभिमन्यु मान रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी बीजेपी के हालात ये है कि उसने जो समाज के अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग जातियां हैं, उसमें लगभग जो है अपनी पैठ बना ली है। एक जाट और किसान समाज ऐसा है जहां अभी भी बीजेपी को काम करने की जरूरत है। बीजेपी ने हालांकि जाट समाज को बहुत कुछ दिया है, जाट समाज के नेताओं को बड़ी बड़ी चौधरी दी हैं, लेकिन जिनको चौधरी बनाया ना बीजेपी ने अभी तक, वो उतना कुछ कर नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जेपी दलाल और कैप्टन अभिमन्यु 2 चेहरे तो ये मुख्यतः दिख रहे हैं, और तीसरा जिस चेहरे का हम जिक्र कर सकते हैं जी, उसमें नाम तो है बहुत से, ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं कि बीजेपी रेखा शर्मा के तौर पर भी एक दांव खेल सकती है। अच्छा, रेखा शर्मा राज्यसभा की भी सांसद है जी, महिला भी है जी, और महिला के साथ साथ मोदी के भी काफी नजदीक है जी, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि बीजेपी वाले ये देखते हैं भी भविष्य में हमें किसको क्या करना है। मेरे को जो लग रहा है नायब सिंह सैनी की भी कभी ना कभी ये छुट्टी करेंगे, पूरे 5 साल नहीं निकालने देंगे। अच्छा, उससे पहले छुट्टी करेंगे तो सीएम का कोई ना कोई मटेरियल ये पहले तैयार कर लेंगे। जैसे इन्होंने क्या किया, मनोहर लाल खट्टर की छुट्टी करनी थी तो नायब सिंह सैनी को सीधे एमपी से, वो तो एक एमपी था, एमपी से पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसका रुतबा बढ़ाया। जो मनोहर लाल खट्टर के बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये रुतबा बढ़ाते हैं पहले, ठीक है, तो अभी ये रुतबा बढ़ाएंगे। जो नया प्रदेश अध्यक्ष होगा, आप ये मान के चलो ओके, कि उसका रुतबा बढ़ेगा, वो अगला मुख्यमंत्री भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो उसमें रेखा शर्मा भी एक नाम हो सकता है। अच्छा, इनके इतर तीनों के अलावा जी, एक नाम ये एससी समाज से भी किसी को बना मैं यही पूछने वाला था, मैं उसी पर आ रहा हूँ जी, कि एससी समाज से भी ये किसी को बना सकते हैं। क्या सुनीता दुग्गल? उसमें 2 नाम मैं मान के चल रहा हूँ। पहला बड़ा नाम तो मेरे को लग रहा है कृष्ण बेदी। ओके, उसका कारण बताता हूँ जी। बीजेपी क्या करती है, हमने बहुत बार देखा है, जो प्रदेश में महामंत्री होता है ज्यादातर उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ जी, जब रामविलास शर्मा प्रदेश अध्यक्ष थे तो ठीक है, सुभाष बराला उनकी टीम में प्रदेश महामंत्री थे। ठीक है, रामविलास शर्मा की छुट्टी हुई, सुभाष बराला को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। जी, सबने देखा। अभी बिल्कुल लेटेस्ट उदाहरण, नायब सिंह सैनी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो मोहनलाल बड़ौली प्रदेश महामंत्री थे। जैसे ही नायब सैनी की छुट्टी हुई तो मोहनलाल बड़ौली प्रदेश अध्यक्ष बने। अब 3 प्रदेश महामंत्री, और उन 3 में से 2 प्रदेश अध्यक्ष की रेस में, एक सुरेंद्र पुनिया, एक कृष्ण बेदी।
कृष्ण बेदी का एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि वो 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, जो 2 अलग अलग लोकसभाओं में पढ़ते हैं, जो 2 अलग अलग जिलों में पढ़ते हैं, उनमें वो एमएलए रहे हैं। ठीक है, और आज वो एक ऐसा चेहरा बन गए जो डीएससी समाज है, उसके कहीं ना कहीं, हालांकि बहुत नेता हैं डीएससी समाज में, लेकिन उसका एक बड़ा चेहरा वो बन गए हैं। अभी जिस तरीके से राजनीति चल रही है, जेजेपी, इनेलो, भाजपा, कांग्रेस, इन 4 पार्टियों के अलावा क्या लगा आपने 2027, 28, 29 में जब भी इलेक्शन हो, कोई नई पार्टी का भी एंट्री हो उसका है? देखो, एक तो है आम आदमी पार्टी, क्योंकि हाँ, आम आदमी पार्टी, क्योंकि राव इंद्रजीत को लेकर चर्चाएं ये हैं भाई 12 नेताओं के साथ लंच डिनर किया और फलाना। हालांकि ये बात अमूमन नॉर्मली है, लोग कर लेते हैं ऐसा, और ऐसा होता भी है। तो आपने क्या लगा, क्या उनके दिमाग में या कुछ और ऐसी उपज हो सके कि भी नई पार्टी आओगी और वो कुछ नया करेगी? देखो, मैं जनता की एक सोच बताता हूँ आपको जी। दीपेंद्र हुड्डा के घर गोड्डा नुआने के लिए दुष्यंत चौटाला चला। हाँ, ये भी चर्चा का विषय बना दिया। हाँ ठीक है, वो 13वीं के बाद गया जी। वहां जिसने वो फोटो खींचा, उसने ऐसा फोटो इस एंगल से खींचा कि उसमें 3 चेहरे दिखे, जबकि वो कमरा भरा था, औरों के फोटो नहीं आए। लोगों ने मतलब अगला तो गोड्डा नुआने जा रहा है, उसमें चेहरा देखो आप दोनों का। दीपेंद्र भी उदास है क्योंकि उसकी ताई मर रही है, ठीक बात है, का ध्यान तो है जी। और लोगों में ये चल पड़ा भाई ये दोनों जो है समझौता करेंगे। उनका दिमाग में ये नहीं बढ़ती भाई दीपेंद्र हुड्डा कौन होता है कांग्रेस का समझौता करने वाला। कांग्रेस की तरफ से कोई समझौता कराया तो राहुल गांधी और करेंगे, समझ गए। प्रदेश के नेता तो कर ही नहीं सकते। चर्चा तो नीचे तो शुरू होगी। नहीं, चर्चा बिना काम की चल रही ना। दूसरी बात इसी तरह से राव इंद्रजीत ने खाना दे दिया 12 विधायकों को, जिनमें एक कांग्रेस के विधायक मंजू चौधरी, नांगल चौधरी की दे दिया, ठीक है। राव इंद्रजीत नहीं, कोई भी नेता वो डिनर डिप्लोमेसी हमेशा करते हैं। मैं आपको एक बहुत गजब बात बताता हूं। जो ब्रिजेंद्र सिंह है ना, एमपी थे पहले हिसार से, उन्होंने एक बड़ा, उनका एक बयान बड़ा वायरल हुआ। उन्होंने ये कहा, जब उनसे ये पूछा गया भाई चौधरी बीरेंद्र सिंह जो है खुल के बोलते हैं, जो वो बीजेपी में थे, तो ब्रिजेंद्र सिंह ने एक बात कही कि भाई कई नेता ऐसे हैं जो अंदर कमरे में जा करके बोलते हैं, और मेरा पिताजी ऐसा जो खुल के बोलता है। फर्क केवल ये, तो डिनर डिप्लोमेसी कह लीजिए या सेटिंग कह लीजिए, सारे नेता करते हैं अपने। कौन नेता ये नहीं चाहेगा भाई वो मुख्यमंत्री नहीं बने। तो प्रद्युमन जोशीला जी की नलवा से टिकट कब फाइनल होगी, क्यों नहीं हो पा रही थी अब तक? राजनीति में कहाँ कमी है जो सबकी ज्योति पतरा पाड़? मैंने ना तो टिकट मांगी। अच्छा, ठीक है, करी तो होगी कहीं कोई से। ट्राई ये नहीं करी, किसी नेता को नहीं गया। और बताओ, एक आदमी भी पूरे हिंदुस्तान में ये कह दे कि मैं तो टिकट दवाइयां में हूं। अच्छा, ठीक है, दवाई है, मैंने इस बार भी दवाई है। तो जिनकी टिकट कटी तो आपने कटवाई? कटवाई भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो अच्छा, जो आप बार बार क्या करो, ये गलत टिकट वितरण नहीं हो रहा। नहीं, वो नहीं, मतलब कई जगह की बात है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एक पार्टी में नहीं, मैं ना तो किसी पार्टी में, मेरी तो तमाम पार्टियों के जो नेता हैं उनके साथ सब जो अपने साथ राम राम रखा, अभी भी राम राम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन टिकट की तैयारी हर पार्टी से, कोई भी दे दो, टिकट की तैयारी नहीं है। अगर जोशीला साहब को टिकट मिले तो किस पार्टी से, कहां से ले? जवाब देना पड़ेगा। बता देता हूं जवाब आपने। 17 पहली बार मेरे को अटकते दिखे। ना, अटकता नहीं, मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो सुन लो जी। 17 SC रिजर्व हल्के हैं हरियाणा, ठीक है। उन 17 को छोड़ के कहीं से भी दे दो, क्या दिक्कत है? कौन सी पार्टी दे आपको? कोई भी पार्टी दे दो, सवाल ना काटो। लेकिन यूं नहीं, कोई भी ना। मतलब अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि मैं किसी एक पार्टी का नाम ले दूं। स्थिति का मतलब फाइनेंशियल? ना, फाइनेंशियल नहीं, मेरी विचारधारा। कपूर सिंह वाल्मीकि के पास ना पैसा और ना कोई रणनीतिकार थे, वो टिकट दी, भाजपा ने जीत गई। तो आज आपने इससे अलग क्या समस्याएं हैं? भाई आप मेंटली प्रिपेयर हैं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता, फिर तो ठीक बात, इलेक्शन लड़ सकते हो, तो कौन सी पार्टी से टिकट लेना पसंद करोगे? समस्या आज तो मैं फाइनल करके जा रही है। जब मैं आज से पतरा खोल दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहले मैं तो ये सोच रहा हूँ, मेरे मन की तो जो है, आपको बिल्कुल दिल की इच्छा बता दूं जी कि भाई कहीं ना कहीं मैं उसी पार्टी से लड़ना चाहता हूँ
जिस पार्टी के साथ उस समय जब मैं लड़ूंगा उस समय मेरी विचारधारा मेल खाती है, क्योंकि आज तो पता नहीं किस पार्टी में कहाँ क्या है। विचारधारा अच्छा, आपको पार्टियों के साथ क्यों नहीं विचारधारा मेल खाती, वही मैं बड़ा क्लियर बात बता रहा हूं। मैं हूं बिल्कुल साफ बोलने वाला, साफ कहना सुखी रहना। और जितने बड़े नेता पार्टियों के, उनको चाहिए चमची मार, हाजरी मार, उनको चाहिए वे जैसे नेता का उस जी जरूरी की नौकरी है सर। तो जी जरूरी आप तो कर नहीं सकते ना, अच्छा, करेंगे भी नहीं। कोई बिजनेसमैन अगर पैसा दे दे आप लो भाई पैसे लड़ो चुनाव, अपनी जरूरतें नहीं है बिजनेसमैन की। मतलब लड़ोगे पार्टी से भी? पार्टी से भी नहीं। चुनाव में क्या है मैं बताऊं आपको, चुनाव में बनता है एक माहौल। जिस दिन माहौल बन जाता ना किसी आदमी का, किसी भी पार्टी का, इस बार कांग्रेस का माहौल था। ऐसे ऐसे आदमी टिकट मांगी फिर आपने? ना नहीं मांगी, एक दिन भी नहीं मांगी। फिर ऐसे कैसे टिकट मिलेगी आपने? मतलब मैं बताऊंगा आपने टिकट कैसे मिलती है वो बता दूंगा जी, ठीक है। तो जिन लोगों ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े और जो हारे, उनका भी कई कई करोड़ रुपए चंदा है। हवा में जब टिकट मिलती है ना, आपको बात बताऊं, दिल्ली से आदमी जब बहादुरगढ़ तक आता है 10 करोड़ रुपए तो इकट्ठे हो जाते हैं जब हवा में टिकट मिल जाए पार्टी की, ठीक है। जहां तक आपने अगली बात सुनी भाई टिकट मिलेगी कैसे, टिकट और ये सब है भाग्य का खेल, सूत का खेल। फिर आपने किसी ज्योतिषी है किसी पूछा ना भाई मेरे बाग में ना, मैंने कभी की मैं दिखाया नहीं, कभी नहीं दिखाया। दरअसल अभी तो क्या है, मेरी नजरें बहुत ऊंची हैं। केवल एक एमएलए बनने के लिए मैं जिस दिन भी राजनीति में आऊंगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग बताओ। कोई ज्योतिषी कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आपकी कुछ देखकर कमेंट में बताओगा भी हाँ तब। अब वो भी बताऊंगा मैं आपने। अब मैं टिकट दुआ का उठना उससे पहले एक बात जो बीच में रहेगी जी, वो क्या है कि जो टिकट का मामला है ना जी, आदमी की सोच बड़ी होनी चाहिए। जिस दिन मैं राजनीति करूंगा, अभी तो मैं राजनीति कर नहीं रहा, सारी पार्टियां गंडे लाओ आप, इससे बड़ी सोच किसी वाह बता रहा हूं आपने, अभी तो मैं राजनीति कर नहीं रहा। जिस दिन भी राजनीति करूंगा, मैं एक विधायक और एक एमपी बनने के लिए राजनीति नहीं करूंगा, मैं राजनीति करूंगा एक नेता बनने के लिए। बाल ठाकरे अपनी जिंदगी में कभी एमएलए एमपी नहीं बने। लोग तो बोर्ड में लिखा नेता नहीं बेटा, और आपने को नेता बन कौन पूछे है, कुमी लिखवाए जाओ, वो बेटा लिखवानी बात मान दे को नहीं तो ये कौन मान दे। अब 9.5 महीने हो गए, मैं आपको एक बड़ी गजब बात बताऊं, जिन लोगों ने पार्टियों के टिकटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से कितने के लोग आ रहे हैं, को धन्यवाद दो रहा था, कौन करने गए हैं लोग। और नेता जन नेता बनना चाहिए। अब जैसे बाल ठाकरे का मैं जो उदाहरण दे रहा था, बंबई कभी बंद नहीं हुई, और जिस दिन वो बाल ठाकरे मरा सारी बंबई बंद थी। और बाल ठाकरे एक बात ये कह देता ना, ये करना वैसे होता था। चौधरी देवीलाल थे जन नेता, जिसने एक साथ 3 राज्यों में चुनाव लड़ लिया। आपने जो यूं कहा ना कौन सा हल्के से लड़ना चाहिए, कहीं से भी लड़ लो भाई ना। फिर भी जोशीला साहब कहीं से भी, जो 17 रिजर्व उनमें तो मैं लड़ नहीं सकता, ठीक है, बाकी कहीं से दे दो। अब तुम्हें बदली भी जा सकती है, बदली भी जा सकती है भविष्य में, होगा तो शायद कहीं ना कहीं। लेकिन इतना जरूर है, जिस दिन राजनीति करेंगे उस दिन स्वाभिमान की और ईमानदारी की राजनीति करेंगे। किसी भी पार्टी ने कहा भाई हम टिकट देना चाहते हैं, जोशीला साहब बताओ, किसी पार्टी ने कहा आपको? नहीं, मैंने मांगे नहीं। बात तो ये है ना, पार्टी तो तब कहेगी जब मैं बिना उसको पार्टी नहीं कहती। भाई साहब जो यूट्यूबर पत्रकार हैं उनको भी इलेक्शन लड़वाए हैं ऐसा कांग्रेस ने, नहीं मैं बताऊं आपने, वो आप तो धजियां उड़ाओ हो। वो यूं नहीं लड़ाई, पहले उनको ज्वाइन कराई पार्टी। सर्वमित्र कंबोज को चुनाव लड़ाया, उसको पहले कांग्रेस ज्वाइन कराई, कांग्रेस का पटका परवाया, उस पर कांग्रेस के गीत गुआए, फिर तो उसके बाद दी। ऐसा तो होगा ही ना, ठीक है ना। तो वो मैं जिस दिन करूंगा भविष्य में, उस दिन की बात है, आज तो नहीं कर रहा ना। ओके, आज मैं किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं हूं, ना मैं नेता हूं। नजदीक आपकी विचारधारा किस पार्टी के साथ लगा है? हल्की सी भी उसके साथ तो हल्की सी देखो 21 है। स्पष्ट बात बताता हूं जी, मेरी किसी पार्टी के साथ सही पूरी विचारधारा नहीं मिलती। मैं पार्टी के बजाय नेताओं में, किसी नेता में जो खासियत है अलग अलग, जिनके साथ मेरे चलो चौटाला साहब, हुड्डा साहब या खट्टर साहब, किसके लिए विचार मिला है? विचार में क्या है, अब मैं उलझाऊंगा, क्यों करे उलझा लो, मैं सबके जवाब दूंगा। जब मैं एक एक नेता की रग रग जानू हूं जी, तो मैं जवाब नहीं दे सकता। आप सुन लो, हुड्डा चौटाला और खट्टर साहब में सब में अंतर है, अलग अलग। 21 किसके लिए है आपकी ट्वीट? मेरी 21 और 19 किसी के साथ नहीं, मेरी उसके साथ है। ये सीधी बात बता देता हूं, ये प्योर डिप्लोमेटिक जवाब आपका, सीधी बात, पहली बार जो क्लियर जवाब नहीं दे रहे, मैं जो मान रहा हूं जी।
अपना वो है जो अपने काम आए, सीधी बात है। भाईचारे वाली बात में उड़ जाओ सारा, वो चाहे कोई भी हो। तो भाई जितने मेरे भाई वीडियो देखे कमेंट बॉक्स में बताओ आपने जोशीला साहब की विचारधारा किस पार्टी और के साथ लगी? एक चीज और भी, जी। दर्शक कमेंट भी कर सकते हैं जी जिन्होंने आज तक के जितने वीडियो अपने देखे हैं। जी मैं एक पार्टी का और एक नेता का ना कभी पक्ष लेता, ना कभी उसका विरोध करता। जो सही है वो सही, गलत है वो गलत। इसीलिए लोग आज तक मेरे को समझ भी नहीं पाए। कदे विधायक बन जो फिर नहीं समझ पाओ, उससे पहले तो मैं क्लियर करूंगा ना अपनी बातें। ठीक है ना भाई, यही है असली राजनीतिक पुरुष की कहानी जो आम आदमी का कदे नहीं समझ पानी। आऊंगी जनता बका जाओगी, लेकिन जोशीला साहब सच में जोशीला है। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे, तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।